सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यूअसली विभिन्न प्रकार की, यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आने वाले जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, चाहे वो बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास या फिर सामाजिक विषय का अध्ययन या फिर हिंदी विषय का शिक्षण शास्त्र, विभिन्न विषयों पर मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाते हुए आता हूं। और आज की मेरी ये 8वीं वीडियो है जो कि बनी हुई है बाल विकास एवं मनोविज्ञान के ऊपर। तो इससे पूर्व 7 वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। तो दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो पेपर होने वाला है 29 सितंबर को, वहाँ आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। तो आप लोगों से आज की वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम देख पा रहे हैं कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, यानी कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए है केमेनियन, हॉल, हालिंगवर्थ या फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। तो दोस्तों, जैसे कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के बारे में हम जानते हैं कि मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका फ्रायड महोदय ने, सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मनोलैंगिक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई थी दोस्तों। इसमें उन्होंने मन की अगर हम बात करें तो मन को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। एक तो था चेतन, दूसरा है अर्धचेतन और अर्धचेतन, और तीसरा है दोस्तों अचेतन। तो ये सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए थे। इसी प्रकार से दोस्तों मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी वो 5 प्रकार की बताई थी। उसमें जो मुख्य रूप से जो 5 अवस्थाएं हैं दोस्तों वो बताई गई थी। मुखी अवस्था जो कि 0 से 18 महीने तक रहती है। उसके बाद गुदी अवस्था जो कि 2 वर्ष मतलब 18 महीने से ये कह सकते हैं हम 2 से 3 वर्ष तक रहती है। उसके बाद 3 वर्ष से आगे 5 वर्ष तक दोस्तों लैंगिक अवस्था रहती है। और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक दोस्तों ये कह सकते हैं हम कि अदृश्य अवस्था रहती है। और जननांगिक अवस्था होती है 12 वर्ष से ऊपर दोस्तों। तो इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चनों में ज़रूर देखेंगे। तो ये चीज़ हमें क्लियर करनी होगी यहाँ पर कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था, तो आप कहेंगे फ्रायड महोदय ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति होता है। देखिए दोस्तों, जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने व्यक्तित्व की 3 बातें बताई थी। एक बताई थी उन्होंने इदम, दूसरा था ईगो और सुपर ईगो। ये 3 चीज़ें बताई थी दोस्तों, सुपर ईगो। ठीक है, तो इदम का ईगो पर हावी होना। इदम में दोस्तों जो इसको इंग्लिश में इड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इड। इड ईगो और सुपर ईगो कह सकते हैं, या फिर इदम अहम और पराअहम, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इदम, अगर इदम पहली अवस्था है व्यक्तित्व की, ठीक है, इसको इड कहते हैं। यानी कि इड का ईगो पर हावी होने से व्यक्ति में क्या होगा, तो इड में क्या होता है दोस्तों कि जो पहली इदम वाली जो स्थिति होती है, इसमें क्या होता है फ्रायड के अनुसार कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह आदमी या बच्चा क्या नहीं करता है, सामाजिक नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं करता है, जिसके अंतर्गत वो अपने भूख प्यास बढ़ाने के लिए चोरी चकारी डकैती ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, ईगो में क्या होता है दोस्तों, वो सामाजिक बनने की कोशिश करता है और उसे डर लगता है कि कहीं समाज में रह कर के मुझे लोग कुछ कह ना दें, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं में बदलने की कोशिश करता है। और सुपर ईगो के अंतर्गत दोस्तों जितना ज़्यादा उसके अंदर सुपर ईगो होगा तो वो उतना ज़्यादा नैतिक बनने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों। तो इदम में सीधी सी बात है, सामाजिक नैतिक मूल्यों का क्या नहीं, परवाह नहीं किया जाता है। तो अगर इदम हावी होगा तो क्या हो जाएगा, अनैतिक व असामाजिक तत्व का ज़्यादा
प्रभाव हो जाएगा, व्यक्ति अनैतिक व असामाजिक हो जाएगा दोस्तों। इदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्ति कैसा हो जाएगा, अनैतिक व असामाजिक। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे दोस्तों। आई होप मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अलमारी से अमूल किताब नहीं पाता है, अलमारी से अमूल किताब नहीं पाता है और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने दोस्त को दिया था, यह अवस्था है। आप ये भी आपका सिगमंड फ्राइड की बात करूं तो मन की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों, अभी मैं बता भी चुका हूं, चेतन, अर्धचेतन, अर्ध चेतन और अचेतन दोस्तों। ठीक है, मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, चेतन अवस्था क्या होती है दोस्तों, जो अभी हमें याद रह रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम वर्तमान में चल रहे हैं, वो चेतन अवस्था बोलते हैं। अर्धचेतन में क्या होता है दोस्तों कि उस वस्तु के बारे में हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रयास करने के बाद वो चीज़ याद आ जाती है। और अचेतन में क्या होता है दोस्तों कि जिसको हम भूल गए तो वो याद आती ही नहीं है, तो वो अचेतन मस्तिष्क में चली जाती है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि किताब अलमारी में रखी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद याद आई कि दोस्त को किताब दे दी गई है। इसका मतलब कि वह अवस्था क्या है, अर्धचेतन मन की अवस्था है, अर्धचेतन मन की अवस्था है दोस्तों। इसे हम इस तरीके से याद रखें, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन या इदम, तो अर्धचेतन मन की अवस्था है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और इसी प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने समलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 5 अवस्थाएं बताई हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जननांगिक यानी कि जब सेक्सुअल उसमें पहुंच जाता है बच्चा 12 साल के बाद। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 5 वर्ष के बालक में अपने यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। 5 वर्ष के बालक में अपनी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधी सी बात है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 5 साल के बच्चे होते हैं, 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं, लैंगिक अवस्था होती है उसमें बच्चों के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि लड़कियां अपने पापा से ज़्यादा आकर्षित रहती हैं और लड़के जो होते हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़कों में होता है दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ओपिडस कॉम्प्लेक्स। लड़कों में एक कॉम्प्लेक्स होता है, ग्रंथि होती है जिससे बोलते हैं ओपिडस। इसी वजह से ओपिडस कॉम्प्लेक्स के कारण लड़के क्या करते हैं, अपने माता के प्रति प्रेम की भावना अधिक रखते हैं। और लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में होता है और जिसके कारण वो अपने पिता की ओर ज़्यादा प्रेम भावना विकसित करती है दोस्तों। तो यहाँ पर वही है कि 5 साल का बालक अपनी माता के प्रति प्रेम की भावना विकसित की जाती है। तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड ने क्या नाम दिया था? तो बालक में ओपिडस कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, याद रखेंगे ओपिडस कॉम्प्लेक्स। और अगर यहाँ पर बालिका होता और वो अपने पिता के प्रति समर्पित होती है प्रेम भावना में, तो उसके लिए लड़कियों में क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे। और नॉर्सिसिज्म एक ऑप्शन आर्क है, यहाँ पर मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ इसके बारे में। तो नॉर्सिसिज्म क्या होता है कि जब बच्चों को अपने से ही प्रेम होना शुरू हो जाता है, उसे फ्राइड ने क्या कहा था, नॉर्सिसिज्म। याद रखेंगे, जब बच्चों को अपने से ही क्या होने लगता है, प्यार मोह होने लग जाता है, अपने रूप को खुद को निहारना। ठीक है, तो उसे नॉर्सिसिज्म कहते हैं। ओपिडक्स कॉम्प्लेक्स होता है लड़कों में, ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है लड़कियों में। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि लैंगिक अवस्था में यानी कि 3 से 5 साल की अवस्था में लड़कियां अपने पापा की ओर ज़्यादा प्रेम भाव रखती हैं और लड़के अपनी माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड दोस्तों। तो सिगमंड फ्राइड आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समय आशाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे मतलब छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि छोटे विद्यार्थियों के
को अगर हम समय के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कक्षा कक्ष के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। उनका सामाजिक कौशल क्या होगा, पढ़ने के साथ साथ उनका सामाजिक कौशल बढ़ सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सामाजिकरण आपको पता है कि सामाजिकरण में ये कह सकते हैं कि जब एक बच्चा अपने मूल विश्वास और ये सभी हेल्प से दूसरों की मदद या उन पे विश्वास करता है, तो वही सामाजिकरण होता है। तो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है? यहाँ पर है परिवार। परिवार आपको बता दूं दोस्तों, सामाजिकरण की पहली स्टेज होती है इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब या सार्वजनिक पुस्तकालय। तो देखिए दोस्तों, परिवार, स्वास्थ्य क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की एजेंसी हैं, लेकिन इको क्लब में, इको क्लब निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि इको क्लब क्या है, पेड़ पौधों को लगाने से संबंधित एक क्लब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिकरण थोड़ा निष्क्रिय एजेंसी बन जाती है, तो इको क्लब यहाँ पर सामाजिकरण की एजेंसी नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो सामाजिकरण क्या है, मतलब कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन है मूल विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है मूल विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मूल विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की ही प्रक्रिया है क्या, सामाजिकरण। याद रखेंगे आप लोग, घुलने मिलने तथा समायोजन की भी है, लेकिन विश्वास भी वहाँ पर और मूल भी वहाँ पर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मूल विश्वासों तथा उपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। देखिए दोस्तों, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक नहीं है, बल्कि परिवार सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक होता है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा, विद्यालय सामाजिकरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण कारक है। यस, विद्यालय सामाजिकरण का एक मुख्य क्या होता है, कारक होता है। उसके बाद देखते हैं, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत बात है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। सामाजिकरण की बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन मुख्य कारक तो परिवार होता है और उसके बाद विद्यालय का सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। खेलने से शारीरिक रूप से सशक्त बनते हैं, साथ साथ मानसिक कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो एक चीज़ यहीं पर आ गया कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने दिया था। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य डैश ही अनुबंधन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, आपको पता होना चाहिए कि पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किए थे और उसने पहले भोजन दिखाया था, यानी कि भोजन एक उद्दीपक का कार्य करता था और उसके मुंह से लार आ जाती थी कुत्ते के मुंह से। लेकिन उसके बाद उसने भोजन से पहले, भोजन देने से जस्ट पहले घंटी बजाना शुरू की, और यह प्रक्रिया उसके बाद तुरंत घंटी बजाने के बाद तुरंत भोजन दिया जाता था कुत्ते को। तो ये प्रक्रिया जब बार बार चली तो घंटी बजने पे भी कुत्ते की लार आना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य डैश ही अनुबंध कहलाता है। ठीक है, तो घंटी और भोजन के मध्य साहचर्य, यहाँ पर है अनुक्रिया, सहचर्य, उद्दीपक और अंतर्दृष्टि। ठीक है, तो घंटी तथा भोजन के मध्य क्या हो जाता है, एक सहचर्य हो जाता है कि घंटी बजने पर उसे पता है कि अब क्या आने वाला है, भोजन आने वाला है। यानी कि घंटी स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक लगभग एक जैसे कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति बाजार से सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप अपने पैंट के पीछे दाहिनी जेब में जाता है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है, ये हर किसी के साथ होता है। ये समायोजन होता है, अभिक्षमता होती है, प्रतिबाधा होता है या अनुबंधन होता है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर पर्स रखा रहता है बाएं जेब में या दाएं जेब में, जो जिस भी जेब में, तो उसके हाथ का उस क्षेत्र से अनुबंधन हो जाता है। याद रखिएगा, अनुबंधन
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एक बार बालक जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, वह उदाहरण है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। एक बार बालक को पता लग गया है कि इस पर हाथ जलता है और उसके बाद वो क्या रहता है, वो उससे दूर रहता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत में पावलोव ने यही कहा था कि स्वाभाविक चीज़ थी वो कि उस पर उसको देखकर पहले तो आग को देख करके क्या होता है, आग हाथ जल जाता है, लेकिन गर्म वस्तु पर भी, अंगीठी पर भी हाथ लगाने से क्या हो सकता है, हाथ जल सकता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन में यही बात किसने कही है, पावलोव ने कही है कि एक बार बालक के हाथ जल जाने के बाद अंगीठी से फिर दूर रहता है वो। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्या, उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, एक उत्तेजक का दूसरी उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति, या उत्तेजक की अनुक्रिया से सहचर्या। तो शास्त्रीय अनुबंध में दोस्तों हमेशा एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य होता है, याद रखेंगे, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचर्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मन को एक प्रकार के पदानुक्रम या वंशावली वृक्ष के रूप में चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, मन को एक प्रकार के पदानुक्रम या वंशावली वृक्ष के रूप में चित्रित किया जा सकता है जहां वो सामान्य मानसिक क्षमता कारक सबसे प्रमुख घटक है, वो है। ठीक है, तो मन को एक प्रकार के पदानुक्रम या वंशावली वृक्ष के रूप में चित्रित किया जा सकता है और जहां वह सामान्य मानसिक क्षमता कारक सबसे प्रमुख घटक है। मतलब कौन सा घटक वहां पर सामान्य मानसिक क्षमता को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि पदानुक्रम सिद्धांत पर आधारित है ये, द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है ये, समूह कारक सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मन को मानसिक रूप से अगर किसी चीज़ को हम चित्रित करते हैं, वो सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। ठीक है, और वो उनका सिद्धांत का नाम था पदानुक्रम सिद्धांत, जहाँ पर हम मानसिक चीज़ों की एक चित्रणा करते हैं। ठीक है ना, तो पदानुक्रम सिद्धांत में होगा। ठीक है, पदानुक्रम सिद्धांत यहाँ पर आ भी रखा है, मन को एक प्रकार के पदानुक्रम या वंशावली वृक्ष के रूप में चित्रित किया जाता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, तो पदानुक्रम सिद्धांत है दोस्तों, मैस्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो पावलोव का जो सिद्धांत है, संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पावलोव के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ पर सभी नामों से जाने हैं, संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, ये सभी नामों से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। अधिगम यानी कि सीखने से संबंधित पावलोव की कौन सी रचना है, यहाँ पर है एनिमल इंटेलिजेंस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, डायनेमिक थ्योरी, या लर्निंग रीइंफोर्समेंट। ठीक है ना, तो अधिगम से संबंधित पावलोव की जो रचना है उसका नाम है कंडीशन रिफ्लेक्सेस, याद रखेंगे दोस्तों, कंडीशन रिफ्लेक्सेस पावलोव की रचना है। उत्तराखंड टीईटी में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस किसकी पुस्तक है, तो पावलोव की पुस्तक है दोस्तों, और अधिगम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत डैश अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है कि घंटी बजने पर लार आना। ठीक है ना दोस्तों, तो वही आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत था। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में क्या होता है कि जब अव्यावहारिक उद्दीपक से, ठीक है ना, अनुक्रिया होने लग जाती है, स्वाभाविक अनुक्रिया होने लग जाती है, तो उसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या मिलता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से अनुकूलन, किस अनुकूलन पर बल देता है वो, प्रेरणा, पुनर्बलन, चिंतन, अंतर्दृष्टि। तो प्रेरणा को क्या देता है, प्रेरणा अनुकूलन पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रेरणा मिलती है उसको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से। ठीक है, तो प्रेरणा को बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पावलोव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ। पावलोव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है, सूझ्या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, या सबलीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों सबलीकरण का सिद्धांत का निर्माण हुआ पावलोव के प्रयोग के अधिगम से। ठीक है, सबलीकरण का सिद्धांत यानी कि जो अव्यावहारिक उद्दीपक से व्यावहारिक अनुक्रिया हो जाती है उसे सबलीकरण कहा जाता है, या अनुक्रिया अनुबंधित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सबलीकरण का सिद्धांत
का निर्माण हुआ पावलोव के प्रयोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ई पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन है, तो भोजन क्या होगा? भोजन देखिए दोस्तों, उद्दीपक का मतलब होता है जो दिखाया जाता है, ठीक है। तो भोजन क्या होगा? भोजन उद्दीपक होगा, और कैसा होगा? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक जिसको देखते ही लार आ जा रही थी। और घंटी क्या थी? अनुबंधित उद्दीपक थी, लेकिन बाद में वो क्या करने लग गई थी? क्रिया करने लग गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भोजन क्या है? भोजन अनुबंधित उद्दीपक है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। भोजन उद्दीपक है, घंटी उद्दीपक है, ठीक है। और खाने की जो क्रिया है वो हो जाएगी अनुक्रिया। ला टपकने की जो क्रिया हो रही थी वो क्या हो जाएगी? अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? यहाँ पर ऑप्शन है होफमैन मशीन, कोफा मशीन, स्टिमुलेशन मशीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा बताती है होफमैन मशीन दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। होफमैन मशीन के द्वारा पावलोव के सिद्धांत की पुष्टि की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था? भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था, ठीक है। तो स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। तो देखिए दोस्तों, भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था, जिसको देखते ही उसकी क्या आ जाती थी? स्वाभाविक लार आ जाती थी। तो स्वाभाविक उद्दीपक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। उद्दीपक का मतलब जिसको देख करके लार आई या जिसको सुन करके लार आई। तो स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक क्या चीज़ होती है? स्वाभाविक जिसको देख करके ऑटोमेटिक ही लार टपक जाती है। जैसे हम खट्टा देखते हैं तो ऑटोमेटिक ही लार टपक जाती है, लेकिन हम बार बार खट्टा 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 बोलते जाएंगे और एक टाइम ऐसा होगा कि खट्टा बोलते बोलते कोई खट्टे वाली बात बोलेगा, नींबू बोलेगा, तो हमारे मुंह से क्या आने लग जाता है? पानी आने लग जाता है। तो खट्टा शब्द ही अपने आप में क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा, ठीक है ना। और नींबू देखेंगे तो स्वाभाविक उद्दीपक, और खट्टा शब्द क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन को देखते ही लार टपकना कुत्ते की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो स्वाभाविक उद्दीपक का यूज किया गया दोस्तों वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दबाव को कम करने और परीक्षाओं को सफल करने के लिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण, यानी कि कम अवधि की परीक्षाएं संपन्न करानी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक जो शब्द होता है उस शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन को कहा जाता है, याद रखेंगे। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन को ही व्यापक शब्द कहा गया, व्यापक मूल्यांकन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, ठीक है। तो उद्दीपन विकास का जो संबंध, विकास से क्या बनेगी? परिपक्वता बनेगी। लेकिन उद्दीपन से क्या होगी दोस्तों? उद्दीपन से क्रिया होगी, यानी कि प्रतिक्रिया। यहाँ पर ऑप्शन है परिवर्तन प्रतिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिक्रिया यानी कि अनुक्रिया या प्रतिक्रिया एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। तो उद्दीपन, विकास से क्या होगा? परिपक्वता आएगी। लेकिन उद्दीपन का मतलब जिसको देख करके लार टपक रही थी, यानी कि, ठीक है। तो उसके बाद लार टपकना, भोजन देखा उसके बाद लार टपकी, तो भोजन एक क्या था? उद्दीपक था, और लार टपकना क्या था? उसकी प्रतिक्रिया थी, यानी कि प्रतिक्रिया होगी। उद्दीपन से क्या होगी? प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया था? तो दोस्तों आपको पता है कि युंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में प्रदर्शित किया था। युंग को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को युंग ने क्या नाम दिया था? यहाँ पर ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, श्यानुविकृत या स्थिर। तो उसको कहा गया था बहिर्मुखी दोस्तों, याद रखेंगे। बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहा था जो अत्यधिक वाचाल होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें युंग ने क्या कहा था? बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अत्यधिक वाचाल, सॉरी ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए, ठीक है, और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है, ठीक है दोस्तों, यानी कि सामाजिक परवाह नहीं करी उसने, ठीक है। अब सामाजिक परवाह नहीं की और टीचर पर हाथ मार दिया, तो ये चीज़ कहाँ पर होती है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ सिगमंड फ्राइड के। तो यहाँ पर है इड, ईगो, सुपर ईगो या सेंट्रल ईगो। तो देखिए दोस्तों, इड में सामाजिक नैतिकता की अवधारणा की क्या नहीं की जाती है, परवाह नहीं की जाती है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इड प्रकार का है, ठीक है, जिसे कि इदम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार शरीर रचना प्रकार से होता है, मनोवैज्ञानिक प्रकार से होता है, मूल संबंधी प्रकार या रचनात्मक प्रकार। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व हमेशा मनोवैज्ञानिक यानी कि संवेगों के आधार पर होगा, तो मनोवैज्ञानिक प्रकार होगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। व्यक्तित्व का उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है कि युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बात कही थी व्यक्तित्व को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी युंग, युंग के अनुसार क्या, व्यक्तित्व का उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो युंग हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया। तो सेल्डन जो थे, ठीक है, युंग ने व्यक्तित्व को सामाजिक आधार पर वर्गीकृत किया था, ठीक है, लेकिन सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया था। यहाँ पर ऑप्शन है शारीरिक रचना, शील गुण, त्वचा का रंग या सामाजिकता। तो सेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड टीईटी में ज़रूर मिलने वाले हैं, और आपने इसे पूर्व की अगर वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है और मुझे खुशी होगी कि अगर आपका इस बार टीईटी क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो आप कम से कम 25 से 26-27 नंबर तक CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट वाले पेपर में लाएंगे, ये मेरी आशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।